अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है एक ही मोहल्ले में रहने वाले चंद अफराद। मोहल्ले में रहने वाले नहीं जुनैद साहब, जहन्नम में रहने वाले जहन्नम में। या इत्थे आज फैसला होगा, ये एक कदा बंदा कत्ल होएगा। और इस तरह की आग लगाई हुई है इन लोगों ने कि हम दोनों मियाँ बीवी तो सड़ के सवा हो चुके हैं। फिक्र न करो मुकद्दस, मैं हूं ना। ऐसी बातें ना करें, आप दोनों सड़ जाए, अल्लाह ना करे, तो सवा का तो फिर पहाड़ लग जाएगा। ये मामला क्या है, बात क्या हुई है, बताएं तो सही ना। होना क्या है जुनैद मियां, अब तो सारे मोहल्ले में बात फैल गई है। क्या है, हमें भी तो बताएं। ऐसा ये बच्चा शुद्धनी है, ये जो बैठा हुआ है, ऐसी शुद्धनी है ये कि ये तो हर घर का सुकून बर्बाद कर रहा है। क्या है? और चुगताई इसकी बैठ पे है। हमारे घर नजर आता है, सिर्फ अरे हमारा ही घर नजर आता है। अभी बताती है तुझे, अभी बताती है जुनैद मियां। ऐसा घटिया बच्चा है ये, इसने बेचारा शरीफ आदमी भोला भाला है, बट इसने अपनी फेसबुक के थ्रू इससे लड़की बन के राब्ता कर लिया। जाली आईडी बना के? जी जी, और नाम क्या रखा हुआ है आईडी पे? गुलबदन। गुलबदन हिकमत याद। अरे नहीं, लड़की गुलबदन बन के। हाँ, और उस बेचारे मासूम बट से पार्सल के जरिए तोहफे तोहफ भी लेता रहा है। बट भोला आदमी बेचारा। अच्छा मासूम आदमी है, शादीशुदा होके, बल्कि अच्छा खासा शादीशुदा होके फिर एक जाली आईडी पे लड़की को तोहफे तोहफ भेज रहा है, मासूम है। भाई जुनैद मियां, ये तो जाहिरा मासूमियत ही होती है। लतीफी साहब सुना है, ये एक सूट लेडीज और 2 किलो सेब लेके भी घूमता रहा। ये तो फिर उसने कहा ना, ऐसा ये बदबख्त कहता है कि बाबर की दुकान के पीछे आ जाओ। बट बेचारे ने भोलपुना है ना उसका, मासूमियत है। उसने कहा कि मैं दस्ती देना चाहता हूँ तोहफे। 2 किलो सेब और 2 लेडीज सूट लेके वो बाबर की दुकान के मुल्हिक पहुंच गया। जुनैद मियां, ऐसा ये कमबख्त बच्चा है कि लेडीज चादर लेके ऊपर तो फूल लेके मुंह उधर को करके और समझ गया कि ये लाजमन वही होगी गुलबदन। और मासूम आदमी बेचारा ये पीछे से जाके गाना शुरू हो गया। तेरे भीगे बदन की खुशबू से। गुलबदन बेचारी का बदन है भी कितना, माचिस की तीली जितना बदन है उसका, उसमें से कितनी खुशबू आ सकती है। जब बट ने हल्का सा गुनगुनाना शुरू किया है तो मुंह मोड़ के कहता है, सुना गुलबदन नु मिलन आया। बट फिर भी मासूम आदमी नहीं समझा। बट ने कहा कि तुम्हारी एक चच्ची हैं, वो इधर आने वाली है। अच्छा। उन्होंने टाइम दिया हुआ, उनको रास्ते का मालूम नहीं। अच्छा। तो ऐसा कमबख्त है, मोबाइल फोन से निकाल के आईडी वगैरह अपनी कहता है इसी गुलबदन को मिलने आए। बस फिर बट ने एक हाथ बेल्ट को डाला, दूसरा गिरेबान को उठा के नीचे धर लिया और बैठ गया ऊपर। फिर बट आधा घंटा मुर्गे बिस्मिल की तरह बट के पांव के नीचे फड़फड़ाता रहा। शर्म आती, क्या हरकत की है यार तुमने। जुनैद अंकल, कैसी शर्म, मैंने आईडी बनाई थी लेकिन किसी और मकसद के लिए। तो ये बट अंकल उसी फेक आईडी पे बार बार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे, फिर मैंने भी इनकी एक्सेप्ट करके तो बन गया लड़की। वैसे तो तुम्हें लड़की बनने की जरूरत तो नहीं है, बनी बनाई लड़की है तुम। तुम कौन सा पहले राजू रखने लगते हो। बट तो बेचारा मासूम आदमी। कौन सा मासूम, जिसे 2 सूट का पता है, 2 किलो सेब का पता है, ये मासूम है? अबे बदबख्त, इससे ज्यादा मासूमियत क्या होगी। मिलने माशूक को जा रहा है, तोहफा मरीज वाला ले गया। 2 किलो सेब लेके जा रहा है। बंदा इससे पूछे माशूक की एंजियोप्लास्टी हुई है। कुछ शर्म करो बट, बीवी के होते हुए गैर लड़कियों से रस्म बढ़ा रहे हो तुम। तो सब शर्म करनी चाहिए ये भी ना। तो बीवी बाद में ही बनी थी, पहले राहो रस्म ही बढ़ाई थे। भाभी मोहल्ले में कागज उठाने के लिए आती। अच्छा। हाँ हाँ, एक दिन बस कागज उठाने के लिए आई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो भाभी मार्केट से कागज उठा रही थी। बट तो बेचारा बैठा हुआ था तंदूर पे, बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बस उधर से ही कोई आंखें चार हुई। बस फिर मेरा ख्याल है 2 हफ्ते बाद शादी हो गई थी।
और लतीफी साहब रिश्ता लेके गए थे हम इनके घर तंदूर पे, तो मैंने इसको पहली मर्तबा देखा था। और बट साहब बड़े फखर ना सारे दस देने के मेरी तंदूरी मोहब्बत है। तंदूरी मोहब्बत। जैसे तंदूरी कढ़ाई नहीं होती, उस तरह मोहब्बत का नाम भी तंदूरी रख लिया। भट्ट साहिबान की मोहब्बत भी तंदूरी है। और जुनैद मियां, तुम जरा देखो कि ऐसे मासूम आदमी का ये बदबख्त शुगल बना रहा है। कौन सा शुगर? मेरे बच्चे को तुम लोगों ने सिर्फ टारगेट किया हुआ है। चुगताई साहब, आप इतने सीखपा क्यों हो रहे हैं? जुनेद अंकल प्लीज ये शो में ना चलाइएगा। गुलबदन की आईडी पे पापा ने भी रिक्वेस्ट भेजी थी। घर से ही लूटना शुरू कर दिए। ये तो खैर है ही गंदा आदमी, बट ने तो मासूमियत में भेज दी थी। कौन से मासूम लतीफी अंकल? आपको मैं भट्ट साहब के मैसेज दिखाऊं, आप कानों को हाथ लगाएंगे। क्या मतलब? सलमान खान की 6 पैक वाली बॉडी, उसके ऊपर अपना मुंह लगा के मुझे सेंड करते रहे हैं। रिक्शे के ऊपर ट्रक का हॉर्न। और तुमने कौन सी गुलबदन की तस्वीर भेजी थी? तुमने भी तो कतरीना कैफ की तस्वीर लगाई हुई है। अब कतरीना के मुकाबले में आपको सलमान खान ही भेजूंगा, और क्या जारा बलवान भेज दूं? So sweet। आप सो स्वीट कह रही हैं चची जान, सुन तो लें। ये कहते थे मैं अपनी ड्रम जैसी बेगम को छोड़ दूंगा और तुझसे शादी करूंगा गुलबदन। और तुम भी तो कह रही थी कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मैं आपकी खातिर घर बार छोड़ दूंगी। देख रहे हैं लतीफी साहब। खुद देखो सो स्वीट को और सुनो उसकी स्वीटनेस। मुझे क्या कहती हो? मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, कोई ससुर नहीं हूँ। अरे ओ बटनी जी बाजी। बाजी कहने की कोई जरूरत नहीं, रिश्तेदारी मत बनाओ, समझ आई? क्या चुन्नी बनी हुई है तू? जी बाजी, माशाल्लाह बॉडी रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस वाली है, और ऊपर से मुंह के एक्सप्रेशन दूसरी क्लास की बच्ची के। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी तुम्हें कि अपनी लड़ाई अपने तक ही महदूद रखो। लतीफी साहब नहीं पढ़ते ऐसे जमेलों में, समझ आइए? और इन बेचारे मासूम को तो फेसबुक का आईडी बनाना भी नहीं आता। तो अब आप घूंघट निकालिए, ये ना कीजिए। आप मुझे डायलॉग तो बोलने दीजिए। आप क्यों टेंशन लेती हैं? हमें ना फेसबुक बनानी आती है ना चलानी आती है। फेसबुक बनानी नहीं आती, लेकिन अपना फेस लेके पूरे मोहल्ले में फिरते रहते हैं। और क्या मोहल्ले में निकलते वक्त फेस घर उतार के रख जाया करूं? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। बच्चा बुजुर्गों के साथ देखिए। आपका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है, आप भी कसूरवार है। वो इतना बच्चा नहीं है कि आप बरियों से मां हो जाए। और जुनैद मियां देखिए कैसा तेज आदमी मासूम बुजुर्गों के साथ देखिए क्या हाथ कर रहा है। खैर बुजुर्ग इतने भी मासूम नहीं, वो तो पता चल गया कि कितने मासूम है, ऐसी बात ना करें। अच्छा बाबू आप बताएं, आप जाहिर है महवर मरकज है मोहल्ले का, और आपकी इतनी दुकान चलती है, लोगों से इतना राब्ता रहता है, तो आपका भी कोई सोशल मीडिया पे, कोई फेसबुक पे अकाउंट वगैरह है? जुनेद साहब मैं तो अपनी फेसबुक पे कवालियां तराने पोस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, ताकि किसी को शक ही ना हो। बेटा वैसे आपने इंतहाई गंदी हरकत की है, और मेरा ख्याल है कि इसकी तलाफी है, कम से कम तलाफी ये है कि आप सबके सामने, कैमरास भी ऑन है, आप भट्ट साहब से माफी मांगे। बिल्कुल। माफी नु छो जुनेद साहब, मेरे तोहफे वापस ला के दे। चलो तोहफे कौन से तुमने सना सफीना के सूट दिए हुए हैं? वो जो 500 के 3 नहीं आते, वो सूट गिफ्ट किए हुए हैं। ये कर रहे हो लतीफी भाई, लीलन दे सूट वो सन। तो लीलन कौन सी 10,000 रुपए की गज है? जो भी है माफी तो मांगो ना। जुनेद अंकल, ऐसे शख्स की कोई तो सजा होनी चाहिए ना। ये भट्ट अंकल इतने शोखे हैं, मैंने इनको कॉल करके कहा कि आपकी रिहाइश किधर है? बड़े प्यार से कहते हैं मैं डिफेंस फेज 5 में रहता हूँ। पीछे से बैंसों के बोलने की आवाजें, मैंने कहा ये आवाजें कौन सी हैं? कहते कुछ नहीं, मेरी बेगम आवाजें दे रही है। लतीफी साहब। लतीफी क्या करे? लतीफी दा मत जांदा बाड़ा है। उसको पूछो जो सो स्वीट है। भट्ट साहब आप तो कहा करते थे कि मेरी कोयल जैसी आवाज है। और बीबी ये 1986 की बात है। बहुत अच्छे, 1986 में कोयल इतनी मोटी होती थी। भट्ट साहब कह दे कि ये सब झूठ है। कैसे कह दूं, उसके पास चैट रिकॉर्ड है।
ऐसे कह दे वो बेचारा, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लतीफी साहब, आप क्यों गैर के झगड़े की खातर अपना अदब सुखन जाया कर रहे हैं? घूंघट निकालिए। और छड्डो जुनेद साहब, इन्हां दे अदबो सुखन नु मेरा सामान ते वापस लेके दियो। कर दो यार सामान वापस। अब कहां से वापस करूं जुनेद अंकल, वो तो मैंने अपनी काम वाली मासी को दे दिए थे। और सूटा नु अग ला, मेरे 2 किलो सेब काला कुलू वो ते वापस कर। अरे काला कोलू, इस नकली कुल बदन को 2 किलो काला कोलू सेब। और जैसा मैं सेब मांग लूं तो मुझे कहते हैं बेर खाया करो, उसमें विटामिन डी ज्यादा होती है। अगर मुझ पे नहीं यकीन तो जुनेद साहब से पूछो। यार मुझे अपने इस झगड़े से दूर ही रखो। वैसे अगर बदन के हिसाब से तोहफा देना था तो उधर बेर देने थे और इधर तरबूज देने थे। वैसे बहुत बड़ी अफसोस की बात है, भाभी तो पहले ही फीनी थी, हमारी भी नाक कटवा दी इसने। ए, बड़ा देखते हो दूसरों की नाकों की तरफ, नाक को चने चबवा दूंगी। हाँ, घूंघट निकालिए ना। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सारे बंदे खाते हैं और एक बंदा कमाता है, तो ये भी एक नेगेटिव ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, एक बंदा कमाता है और बाकी सारे सिर्फ ये कहते हैं कि भान जापान होंगे। अच्छा भाईजान, अक़वाम मुत्तहिदा हर साल एक हरकत फरमाता है दुनिया के मुख्तलिफ माशरों को आईना दिखाने के लिए कि आपके लोग कितने खुश हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त नंबर है वो 105वां है और हिंदुस्तान का जो नंबर है वो 134वां है। ठीक है, यानी गालिबन ये कितने दर्जे पाकिस्तान हिंदुस्तान से ऊपर है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है और सब कुछ है, लेकिन वो खुश मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान से खासा नीचे है। अच्छा, नीचे नहीं, खासा नीचे है। 105 और 134, और ये 150 मुल्कों की फहरिस्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा हर साल जारी करता है। इसमें उसने मुख्तलिफ क्राइटेरियंस रखे हुए हैं, जैसे खुशहाल माशरा कितना है, बंदा कितना खुशहाल है, और मुश्किल वक्त में उसकी उम्मीद कितनी रहती है, उसकी आमदन क्या है, उसकी सेहत कैसी है, और मुख्तलिफ फराख दिल कितना है वो। मतलब इस तरह वो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और फिर वो इस बात का तयन करते हैं कि कौन सा माशरा कितना खुश रहता है। अच्छा, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान 1 साल पहले जब ये कोविड था उस वक्त 66वें नंबर पे था। अच्छा, ये भी बड़ी मतलब एक अजीबोगरीब बात थी कि जब कोविड अपनी पीक पे था उस वक्त 66वें नंबर पर आना जो है ये बहुत अजीबोगरीब बात थी। वो उसकी एक बुनियादी वजह जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, कई दफ़ा उसका जिक्र किया है कि ये एक अल्लाह का ख़ास फजल है जिसको हम अपने माशरे में बाज़ दफ़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 1 जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि एक बंदा जितना मर्जी परेशान हो, बेरोज़गार हो, हिम्मत हार चुका हो, सब कुछ हो, इसके मनफी असरात भी हैं, यकीनन उन पर भी नज़र रखी जानी चाहिए, लेकिन वज़ीयत मजमूई जो है वो उसका हौसला टूटने नहीं देते। घर के जो दीगर लोग हैं उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, हर तरह से उसकी हिम्मत बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा माशरा जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी किसी खाई में गिरने से बचा हुआ है। एक टेंशन कम है, टेंशन कम है, दूसरा का साथ देते हैं, बेशक गुफ्तगू में ही दें। और फिर ये देखो कि हमारे यहाँ जो ये है कि जिस पर हमें फख्र भी है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है। हम कई दफा इस रकम का भी जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जो 600 अरब रुपए से ज्यादा हर साल ज़कात, फितराना या मतलब सदके की मद में 600 अरब रुपए से ज्यादा की रकम देता हो। कोई माशरा भी नहीं। देखा गोगा, तुम रोते रहते हो, कितना बांटते हैं हमारे लोग, रोते रहता गोगा। अच्छा, ये हमारे बड़े दिलचस्प मनाजर भी हैं दवाइयों के। आप देखो ना जरा कि जेड़ी शै 10 रुपए किलो है और रमजान विच असीं 30 रुपए किलो बेच के ते फिर नसने मस्जिद अल। देखो असल में यही दो चीजें देख लो
इन दोनों चीजों के हवाले से भी हमें अपने माशरे के जो हम जिनको मस्बत पहलू कह रहे हैं एक दूसरी नजर से देखा जाए, थोड़ा सा जाविया नजर तब्दील किया जाए तो वो मनफी पहलू भी हैं। इसमें बहुत सारे मनफी पहलू भी हैं। यही जो है सारे बंदे खाते हैं और एक बंदा कमाता है तो ये भी एक नेगेटिव ही है ना। हाँ जी, एक बंदा कमाता है और बाकी सारे सिर्फ ये कहते हैं कि भान जापान होंगे। जो खर्चे की बारी आती है तो कहते भान पता है, भान बच लो। नहीं, जब खर्चा लेने की बारी आती है तो भाईजान को कहते हैं, जब खर्चा करने की बारी आती है फिर उस भाईजान को पता भी नहीं चलता। फिर भाईजान पूछते हो पिछले साल में पैसे भेजे, पहनो तो करोला ले ली सी। फिर नहीं भाईजान से पूछते। अच्छा, ये जो फहरिस्त जारी की है अक़वाम मुत्तहिदा ने, ये एनालिटिक्स रिसर्चर ग्रुप के साथ मिलके ये हर साल ये दर्जाबंदी जारी की जाती है। आपके ख्याल में नंबर 1 मुल्क कौन सा होगा? खुश मुल्कों में नंबर 1 कौन सा? नॉर्वे नहीं, स्विट्जरलैंड। नॉर्वे भी दुनिया के खुश मुल्कों में शामिल होता है, लेकिन दुनिया का नंबर 1 मुल्क जो है वो फिनलैंड है खुश मुल्कों में। फिनलैंड, हाँ, वो जिसकी वजीर आजम बड़ी खूबसूरत है। हाँ, शाबाश है। और तुम्हें कोई फिनलैंड की बात याद नहीं है, उसकी वजीर आजम याद है। यानी फिनलैंड वाले सिर्फ इस गलों खुश रहे कि उन्होंने वजीर आजम नहीं, इसलिए नहीं, वो लोगों के लिए काम भी करती है। सैना मैरिन जो है उसकी उम्र 35 साल है और तुम्हारी इत्तला के लिए कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है, ये ज़हन में रखो। और फिर उसकी मेहनत भी ज़हन में रखो कि वो उसका कोई तुक्का नहीं लगा, उसका कोई मामा चाचा अब्बा जो था वो वजीर आजम नहीं था जिसकी बुनियाद पे वो बन गई थी, बल्कि वो बेकरी में काम करती थी। बेकरी में काम करके अपने जोरे बाजू पे, मेहनत पे, फिर वो इस ओहदे पर आके फायज हुई है सैना मैरिन जो है। केक अच्छा बन गया बाबूजी उनके हाथ से। हाँ जी, बेकरी से अब वजीर आजम बन गई। अब कैबिनेट की मीटिंग में कह रही होती है कि मेरा ख्याल है मीटिंग में मीठा काट है। सर वो तो वजीर आजम बन गई, अपनी बेकरी चलाने के लिए गोगा जी को दे देते। चलाने के लिए नहीं, खाने के लिए। अच्छा, लेकिन इस गुफ्तगू का कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि ये साबित किया जाए कि खुशी का दौलत से या सिस्टम से या एक वेलफेयर स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं जी। ये तो हम कौन सा कोई टॉप 10 मुल्कों में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 105वें नंबर पे होना या 66वें नंबर पर भी होना ये कोई बहुत ज्यादा काबिल फख्र तो बात नहीं है। लेकिन हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि जितना बेड़ा गर्क हमारा हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो हम निचले मुल्कों में नहीं आते, जबकि हिंदुस्तान जो है वो 10 नाखुश तरीन मुल्कों में उसका शुमार होता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी, शाइनिंग इंडिया और ये और वो, सड़ियल से मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। लेकिन देखो, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहां पर सिस्टम मौजूद है वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जहां पे लोगों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र जो है वो हलाक नहीं किए देती, बहरहाल वो खुश मुल्कों में शुमार होते हैं। अब जो टॉप 10 जो यानी खुश मुल्क हैं उनमें 5 जो है, या कहना चाहिए जो टॉप के 3, 4, 5 जो है तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जहां पर बहरहाल जो है जिंदगी की जो सहूलतें हैं वो अपने बामे अरूज पे हर हवाले से। इन मुल्कों में ना गर्मी की टेंशन, ना एसी की टेंशन, ना तरबूज ले आओ, ना धूप में रंग काला होने की टेंशन, ना मस्त लोग हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। एक वजह उसकी देखो वो ये है कि उनका, इन मुल्कों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना HDI, वो सबसे ज्यादा है। जाहिर है कि वो इंसान पर इन्वेस्ट करते हैं फिर इंसान से वसूल करते हैं। अच्छा, अगर आप बैनुल अक़वामी चैनल्स देखें ना तो ये जो प्रैंक्स किए जाते हैं, शरारत की जाती है, आप देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन मुल्क जो है ना, ये जिसके साथ जितनी मर्जी आप संगीन शरारत कर लें वो हंस के ही उसको रिएक्ट करेगा। उसको पता चलता है कि ये शरारत है तो वो हंस के, इसका मतलब है वो अंदर से खुश कौम है। अच्छा, वैसे ये खुश होने का ताल्लुक जो है किसी भी कौम का वो सिर्फ अमारत से या पैसे से ही नहीं होता जी, कुछ है भी। हाँ बिल्कुल, मगर ये भी नहीं आप कह सकते कि पैसा नहीं है तो उन्हें खुश ही नहीं हो सकता। हाँ, या अगर आप दूसरे लफ्जों में ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी पैसा है तो लाजमन वो कौम खुश होगी, ऐसा भी नहीं। हाँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको खुशियां दे। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े अमीर कबीर हैं और बहुत ज्यादा परेशान। बिल्कुल। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह तुम्हें बताऊं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च रिपोर्ट ये भी बताती है कि आपके खुश होने का ताल्लुक आपकी दुगनी आमदन से भी ज्यादा, यानी अगर आपको खुश करना है तो अगर आपकी एक तरफ आमदन दुगनी कर दी जाए
और एक तरफ आपका शरीके हयात अच्छा हो तो शरीके हयात पर उसका इन्हिसार ज्यादा है। तो अगर आपका शरीके हयात अच्छा है तो आप खुश हैं। खुश। यार ये तुम्हारी परजाई बेचारी जिम कर करके थक गई है, मगर मैंने उसे खुशियां ही इतनी दी हुई है तो वो खुशी से बेचारी नहीं बस। इस हिसाब से इजी लगता है इसे कोई खुशी नहीं मिली। इसे मेरा ख्याल है खुशी भी कोई नहीं मिली और ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं मिली। और ऑक्सीजन भी नहीं मिली, मेरा ख्याल है ज्यादा रोटी भी नहीं मिली। अच्छा सर, मेरा दिल कहता है कि हमारे यहाँ माली मसाइल नहीं इतने जितने खानदानी मसाइल जन्म लेते हैं या माशरती मसाइल। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ माशरती मसाइल जो है ना, और माशरती मसाइल में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, जी। वो ये स्टेटस की दौड़ है जी। इसने हमें परेशान किया हुआ है, जो आज से चंद साल पहले तक नहीं नहीं थी, थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हम इस स्टेटस की दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। स्टेटस की भी बड़ी बड़ी टेंशन है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो टेंशन है ना, जी। वो ये है कि जी सास डाडी निकल आई। और उन बेचारी सासों से पूछ के देखो तो वो कहेंगे कि जी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुएं ठीक नहीं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और सर मैं आग वाग लगा के कटिंग नहीं करता, वो कोई और लोग होंगे। और चलो तुमने और मदारियां सीखी हुई हैं। सर जी जब मैं इसको लेने गया हूं ना तो ये एक आदमी की कटिंग डांस करके कर रहा था। हाँ। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में एक ऐसे शोबे से मुताल्लिका शख्स खड़ा है जिस शोबे ने वक्त गुजरने के साथ साथ कई जोहतें इख्तियार की, लेकिन बुनियादी तौर पर उस शोबे से ये लाहक शिकवे और शिकायतें कमोबेश आज भी वही हैं। आइए बात करते हैं एक हेयर ड्रेसर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? एक स्यापा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पा जुनैद मौजूद है ना, वो शुरू यहाँ से होता है। हाँ। पिछली दफा आपने कटिंग कराई है 200 रुपए दे के, जी। तो 2 हफ्ते बाद जब 300 मांग रहे हैं तो अगर पूछें तो सबसे पहले ये कहना शुरू होते हैं, भाई जी पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। वेलकम। कोई बंदा पूछे तेरी कैंची पेट्रोल से चलती है या जो तू उस तरह में ब्लेड डालता है वो ब्लेड की जगह पे डीजल डलना शुरू हो असल गया। में इन लोगों की जबान पेट्रोल से चलती है, जो इतनी तेज होती है कि सिर्फ जबान के बलबूते पे नहीं, ये नहीं, लोग नहीं, जो है नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये लोग अपनी ब्रांडिंग जो है ना वो बेचते हैं और नहीं कुछ सर, नहीं। जो बाजार से क्रीमें मिलती हैं सर वो भी बहुत महंगी मिलती हैं। जिस तरह से पेट्रोल बढ़ता है उस तरह वो सामान भी बढ़ता है, उस तरह फिर हम लोग भी अपना रेट बढ़ा देते हैं। ओ भाई, क्रीमें कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? तुम लोग कटिंग के चार्जेस बढ़ा देते हो, हेयर कटिंग के। हेयर कटिंग में कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल होता है? क्यों इस्तेमाल करते हो गोरा रंग करने वाली क्रीमें? जो अल्लाह ने रंग दिया उस पर कायम रहो। यार इस चीज को छोड़ो, अभी जो मौजूदा हालात हैं, हाँ। ये कोरोना के हवाले से जो SOPs वज़ा किए हैं हाँ जी। उसकी भी सबसे बुरी वायलेशन जो है ना जी, वो इनकी दुकानों पे नजर उन आता है। SOPs का अगर कहीं किसी ने कीमा होता देखना है ना तो जी। किसी भी हेयर ड्रेसिंग शॉप पे चला जाए। हाँ, मेरा मतलब है कि इन लोगों का तो मुंह बड़ा करीब होता है गाहक के। हाँ जी। इन्होंने कटिंग करनी होती है, शेप बनानी होती है, तो बहुत कम आपको मिलेंगे ऐसे हेयर ड्रेसर जिन्होंने मास्क पहना हो या ग्लव्स पहने हो, हाँ जी। नहीं इस्तेमाल कर रहे। ठीक है सर, ठीक है। आइंदा जो भी शेव करवाने आएगा पहले उसको मास्क लगाएंगे फिर शेव करेंगे। और मेरी बात सुनो, वो ये कह रहे हैं कि खुद तो मास्क लगाओ, हाँ। खुद तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करो। जुनैद साहब पहले तो मैं सिर्फ शेव घर पे करता था, अब मैं कटिंग भी घर ही कर लेता हूँ। ओ यार तुम तो कटिंग उतार के हाथ में पकड़ के कर लेते हो, हमें दुकान पे जाना पड़ता है, तुम क्यों बीच में अपना लोच डाल रहे हो? अच्छा, एक और जुर्म जो वक्त गुजरने के साथ साथ अब कमोबेश सारे ही हेयर ड्रेसर करने लग गए हैं या जो सैलून वाले करने लग गए, वो ये है कि ये अपनी अद्वियात और क्रीमें बेचना शुरू हो गए और बाकायदा आपको शीशे में उतार लेते हैं। गिरते बाल, सिकरी का इलाज, घने बाल, रेशमी बाल। वाकई इन्होंने लोगों का ध्यान और तरफ डलवा दिया हुआ है। वैसे इनका कसूर नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि अवाम भी ऐसी हो चुकी हुई है। हाँ जी। इतने हम लोग जो है बेतमादे हो गए हुए हैं क्योंकि हमने हर चीज जो है ना जी उसको ज्यादा नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर दिया हुआ। हाँ। अगर थोड़े से किसी के बाल जड़ गए हैं तो वो उसका ज़हन फंसा हुआ है उसमें। अगर किसी का थोड़ा सा रंग सांवला है तो उसको स्यापा पड़ा हुआ स्यापा है। तो सही कहता है ये जो संतरी बादशाह है, अल्लाह ने जो रंग दिया हुआ उस पर गुजारा करो। अच्छा, इस जुर्म के हवाले से भी ये मुजरिम है
ये जानबूझ के उसको कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं जब ये कटिंग कर रहे होते हैं। हाँ जी। आपके तो बाल ही खत्म हो गए, हाँ। आपके तो बाल, आप तो गंजे हो गए, आप तो काले हो गए, आप ऐसे हो गए, आप 3-4 दफा कहने के बाद बंदा खुद फील करना शुरू हो जाता है कि वाकई मेरे साथ कोई गड़बड़ है यार। सर आपको यहाँ बैठ के बातें आती हैं, कभी आप दुकान पे तो आके देखें तो कटिंग के कैसे कैसे स्टाइल आ और गए। यार मैंने तुम्हारा स्टाइल देख लिया था, तुम्हारी दुकान पे 6 फुट लंबा बंदा आ जाए, तुम्हें सीढ़ी लगा के कटिंग करनी पड़ती है उसकी। अच्छा एक और बात, शागिर्दों को खड़ा किया होता है जो भी बिल्कुल नए होते हैं, वो पुठी सीधी कैंचियां मार के आपकी कटिंग करते हैं तो ये कह देते हैं पास से कि जी बहुत अच्छा ये डिजाइन है नया। चूंकि डिजाइन तो अब पता ही नहीं कौन कौन सा खुद इन्होंने इजाद किए हुए। हाँ जी। यार सिर को आग लगा के तो बहुत से करतब निकाल लिए इन्होंने। हाँ जी। और वो सारे शोबदेबाजियां करके हाँ। तो पैसे बटोर लेते हैं इनके सारे शागिर्द। वो गाहकों के ऊपर ही काम सीखते हैं। और सर मैं आग वाग लगा के कटिंग नहीं करता, वो कोई और लोग होंगे। और चलो तुमने और मदारियां सीखी हुई हैं सर जी। जब मैं इसको लेने गया हूं ना तो ये एक आदमी की कटिंग डांस करके कर रहा था। सही कह रहा है, सबका अपना अपना ना जी तरीकाकार बन गया हुआ है, डिजाइन बना बना के ये लोग काम कर रहे हैं और लोगों से पैसे छीन रहे हैं। अच्छा चलो ये भी मैं कहता हूं कि एक तरह से डाइजेस्ट होता है। जी। जो सेहत के साथ और जिंदगी के साथ खेलते हैं ये लोग, उसमें तो इनको बहुत शदीद चेक करना चाहिए। हाँ जी। ये जो अपना उस तरह है उसका ब्लेड नहीं बदले। यार कितने का ब्लेड होता है? अगर आपसे कोई अल्लाह माफ करे हेपेटाइटिस का मरीज जो है वो उससे पहले शेव करवा गया है, हाय। तो उसी के ब्लेड से अगर आप किसी दूसरे की कर देंगे शेव तो आपका तो वो चलो 50-100 का काम है, हाँ। उसकी सारी जिंदगी खराब हो गई। बिल्कुल। उसको बीमारी ये कितनी खतरनाक लग गई सिर्फ आपकी छोटी सी बचत से। हाँ। अच्छा जितना जोर तुम अपनी दुकान की सजावट और आराइश पर देते हो ना, अगर उसका निस्फ भी अपने फन पर दो ना तो मेरा ख्याल है सूरत हाल कहीं बेहतर हो सकती हाँ है। जी। सर मेरी तो कई ब्रांचें हैं सर। बस यही तो मैं जोम लेके बैठ गया कि मेरी कई ब्रांचें हैं। हाँ। कई ब्रांचों का कभी हाल भी जाके देखा क्या है वहां पे, किन लोगों की स्पुर्द की हुई है तुमने वो दुकानें? जो वो इस्तेमाल करते हैं आफ्टर शेव लोशन वगैरह क्रीमें शरीमें, कोई पता नहीं होता है, एक्सपायर डेटों की उठा के ले आते हैं। हाँ वो लोगों को लगाते जाते हैं, ना को देखता है ना को पूछता है। क्योंकि यहाँ पे तो ये रवाज ही नहीं है ना कि अगर आपको कोई चेक करने वाला नहीं तो आप ईमानदारी से काम करें। ये तो रवाज ही नहीं है इधर। अपने दीन ईमान के बलबूते पे तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं। सिंपल कटिंग करवाने के लिए जाएं सही इनके पास, 10 काम ये खुद से निकाल लेते हैं। आपकी रिबॉन्डिंग होगी, फेशियल होगा आपका, आपकी स्किन पे ये जो पॉलिश है ये होगी, स्ट्रेटनिंग करवा ले, कर्लिंग करवा ले, फलाना करवा ले। अच्छा वो जो बेचारा स्ट्रेटनिंग करवा रहा होता है ना, उसे ये पता नहीं होता कि ये होती क्या है। वो ऐसे ही डर के शुरू हो जाता है, स्ट्रेटनिंग कर दो, स्ट्रेटनिंग जरा ध्यान से करना, स्ट्रेटनिंग। नहीं वो ये भी कह देता बेचारा स्ट्रेटनिंग में चीनी जरा कम रखना। उसको पता ही नहीं होता क्या होती है। करो जरा स्ट्रेटनिंग, मैं शीशे में से देखूं। अच्छा सर जी, कई बेचारे तो कटिंग कराते वक्त सो जाते हैं, जब वो उठते हैं तो उसको 3-4 चीजें बता देते हैं, आपका ये भी कर दिया, आपका ये भी कर दिया। असल में आपकी जेब भी काट ली है। सर जी आप इसने बनाया है मॉडर्न सलून। मैं खुद देखे इन्हों हथा दे घुंगरू बन के लक्ष्मी चौक च सब विछा के बंदियां दी मालिश करने हैं। कैसे करते थे घुंघरू बांध के मालिश? और सर जी वो पुराना काम था सर। करके तो दिखाओ ना। वो चिकन ताक ताक चिक 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 ऐसा जाहिल आदमी है, शुरू में सलून खोला तो सारों को कहता था खले मेरे सलून च लून थोड़ा है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट जो शख्सियत हैं, हाँ जी, वो एम इस्माइल साहब। अच्छा जी, वो जो सिलसिला चलाया है हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के असातिज़ा का जिक्र, जी आज मैं जिस उस्ताद का जिक्र कर रहा हूं वो उस्तादों के उस्ताद हैं। अच्छा, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट जो शख्सियत हैं, हाँ जी, वो एम इस्माइल साहब थे। अरे पा इस्माइल उनको कहते थे, सब उनको पाजी कहते थे। अच्छा, एम इस्माइल साहब जी, वो यहाँ पक्के लाहौरिये थे जी। यहाँ पाटी दरवाजे के अंदर अंदरून शहर यानी वो पैदा हुए थे 1902 में। जी,
उनकी फैमिली जो है ना जी वो सुनार के काम से, ये सुनारियों का काम जो होता है उससे मुंसलिक थी। अच्छा। मगर पाजी जब यंग मैन थे, लड़के थे, तो जी, जी। एक्टिंग का शौक पैदा हो गया जी। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि बहुत अच्छे मुसव्वर भी थे। अच्छा। खुशखती और मुसव्वरी ये दोनों फन भी उनको बाकमाल आते थे। क्या बात है। और ये जो मुकामी अखबारात और रसाइल थे उस वक्त, ये कंप्यूटर नहीं था होता, कलम से काम होता था। हाँ जी, हाँ जी। ये रसालों में और मुख्तलिफ अखबारों के अंदर वो अपनी खुशखती, खुशनफसी का और मुसव्वरी का जौहर दिखाते रहे। अच्छा अजीजी, एक्टिंग में वो सीनियर किस हवाले से थे? यार यहाँ लाहौर में पहली जो खामोश फिल्म बनी थी ना, जी, जी। बगैर आवाज के जब फिल्में बनती थी, जी जी। डॉटर ऑफ टुडे, आज की बेटी, अच्छा। उसमें इस्माइल साहब ने हीरो के मुकाबले में मेन रोल किया था। अरे वाह। अच्छा। जो हीरो थे उसमें वो AR कारदार साहब थे। इनको सीनियर मोस्ट मैं इसलिए कहता हूं कि AR कारदार साहब जो है ना जी, वो पार्टीशन से पहले वो इंडिया की तरफ चले गए थे। अच्छा। ये चूंकि यहीं रहे हैं, जी। इसलिए सीनियर मोस्ट जो फनकार हैं वो M इस्माइल साहब ही हुए, क्या बात। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खास तौर पर। वाह जी वाह। वैसे तो पार्टीशन से पहले M इस्माइल साहब ने भी कई फिल्में जाके बम्बे, कलकत्ते वगैरह की हैं, मगर पार्टीशन के बाद वो यहाँ पाकिस्तान में ही रहे। सही। अच्छा, 1927 में जो बम्बे में फिल्म बनी थी हीर रांझा, जी। बड़ी यादगार फिल्म बनी थी। जी। उन्होंने कैदों का रोल किया था इस्माइल साहब ने। अच्छा। जैसे M अजमल साहब जो इनके शागिर्द थे, अजमल खान साहब, वाह जी वाह। इनके शागिर्द थे M इस्माइल साहब। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान की हीर रांझा में कैदों का पार्ट किया था। इसी तरह जो पार्टीशन से पहले बम्बे में हीर रांझा बनी थी, उसमें हाँ। कैदों का पार्ट M इस्माइल साहब ने किया था। अरे वाह। जी। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि जब पाकिस्तानी ये हीर रांझा बनी थी, जी। इसमें सबसे पहले कैदों के पार्ट के लिए M इस्माइल साहब को ही कहा गया था। अच्छा। अच्छा। मगर उन्होंने कहा कि ये पार्ट जो है वो अजमल खान से कराएं। अरे अच्छा, फिर उन्होंने जो डायरेक्टर थे मसूद परवेज साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छा पार्ट करेंगे, आप ज्यादा समझेंगे कैदों के पार्ट को। कहते हैं ये तुम मानते हो ना कि मैं ज्यादा समझता हूँ कैदों के पार्ट को? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो कहते हैं फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझसे अच्छा अजमल खान करे। क्या बात है। अच्छा, जो पहली हीर रांझा मैं बता रहा हूँ बनी थी जो, वो खामोश फिल्म थी। फिर 1932 में हूर पंजाब के नाम से एक फिल्म शुरू हुई हीर रांझा स्टोरी पे। जी। बाद में फिर उसका नाम हीर रांझा ही रख दिया गया। वो भी लाहौर में बनी थी। अच्छा। उसमें रांझे का किरदार जो है ना जी, वो अदाकार व मौसीकार रफीक गजनवी साहब ने किया था। जी। और रफीक गजनवी साहब कौन थे? वो जो गुलकारा हुई है ना सलमा आगा, हाँ जी, हाँ जी। उनके नाना थे। अच्छा। अदाकार व मौसीकार रफीक गजनवी साहब। अच्छा, उस फिल्म में भी कैदों का रोल M इस्माइल साहब ने किया था। अच्छा। जी। ये फिल्म जो मैक्लोड रोड पे है ना वाकया, कैपिटल सिनेमा, उसमें रिलीज हुई थी। और उसके पोस्टर पे बाकायदा लिखवाया गया था कि 100% बोलती हुई फिल्म। अब सुनाओ। वाह जी वाह। ये कैपिटल सर जी, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ वाह जी। जी। फिर 1937 में हीर सियाल बनी, जी। उसमें भी M इस्माइल साहब ने कैदों का रोल किया। यानी 3 दफा M इस्माइल साहब ने कैदों का रोल किया। इस हीर सियाल फिल्म में हीर का रोल जो है वो अदाकारा सबिया खानम साहिबा मरहुमा की वालदा अदाकारा बालो ने किया था। अरे वाह वाह। अच्छा। फिर 1939 में एक फिल्म बनी गुल बकौली, जी। उसमें M इस्माइल साहब ने हीरो का पार्ट किया। अरे वाह। अच्छा। हाँ, विलन का पार्ट उसमें अदाकार सलीम रजा साहब ने किया, अच्छा। जो हमारे टेलीविजन के बड़े खूबसूरत अदाकार हीरो आगा सिकंदर साहब के वालिद थे। अच्छा। फिर 1940 में एक फिल्म बनी यमला जट, जी। उसका टाइटल रोल जो था वो M इस्माइल साहब ने किया। क्या बात है। उसकी हीरोइन नूर जहां साहिबा थी, वो तकरीबन उस वक्त 16 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा। फिर 1941 में एक फिल्म बनी खजानची, उसका भी टाइटल रोल M इस्माइल साहब ने किया, और जिसमें इनकी बेटी का रोल इंडियन अदाकारा मनोरमा ने किया।
जो बाद में बॉलीवुड की बड़ी मसरूफ हीरोइन बनी। अच्छा, ये जो मनूरमा है उनकी भी पैदाइश लाहौर की है। जी जी। फिर पृथ्वी राज कपूर, जो राज कपूर साहब के वालिद थे, हाँ जी। ये जो आजकल बड़ा हिट लड़का है, कौन सा कपूर, रणबीर कपूर, हाँ जी। इसके वो परदादा पृथ्वी राज कपूर। उनके साथ एम इस्माइल साहब ने फिल्म की मिलाप। फिर पार्टीशन के बाद एम इस्माइल साहब करैक्टर एक्टर बन गए, मुख्तलिफ रोल करते रहे, बूढ़े का, बाप का, नौकर का, मुख्तलिफ रोलों में वो नजर आए। और फिर ऐसा ऐसा रोल करते थे कि सारे जो एक्टर हैं ना जी, हाँ जी। वो बाकायदा सबक समझ के उनको देखते थे। 1947 के बाद पा इस्माइल की जो नामवर फिल्में हुई हैं ना जी, सुपरहिट फिल्में, उनमें हचकोले, गुमनाम, पत्तन, दुल्ला पट्टी, किस्मत, इश्क लैला, सरदार, डाची, आग का दरिया, दिलदा जानी, माँ पुत्र, बहुत सी बेशुमार फिल्मों में रोल किए हैं इस्माइल साहब ने। आज तक पूरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है ना जी, वो उनको उस्ताद समझती है। क्या बात। क्योंकि इंतहाई नेचुरल अदाकारी करते थे। ये पता ही नहीं था चलता कि ये एक्टिंग हो रही है या ये सचमुच का बाप है या सचमुच का नौकर। बहुत बड़े फनकार हुए हैं इस्माइल साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। चलते चलते एक छोटी सी बात, ये तौबा के आंसुओं का कमाल ये है कि गिरते बाहर है, सफाई अंदर की कर देते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।